भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1998 में तीसरी बार सत्ता में वापस लौटे तो उन्होंने तत्कालीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और तत्कालीन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष आर चिदम्बरम को परमाणु परीक्षणों के लिए मंजूरी दे दी। ग्यारह मई 1998 को पोखरण के निवासियों के लिए दिन सामान्य था, लेकिन जोरदार गड़गड़ाहट और जयकारों ने इतिहास की दिशा बदल दी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तुरंत नई दिल्ली में रेसकोर्स रोड स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि भारत ने पोखरण में 3 भूमिगत सफल परमाणु परीक्षण किए हैं। आज से भारत भी परमाणु संपन्न देश की सूची में गिना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीख के कमलेश 2.0 में और स्वागत है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक प्रेरक जीवन परिचय में। आज हम भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के अद्भुत जीवन और योगदानों के बारे में जानेंगे। पूर्व दिग्गज भारतीय राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 3 गैर लगातार कार्यकाल शामिल थे। पहला 15 दिनों के लिए 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, दूसरा 13 महीने की अवधि के लिए 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक और तीसरा 5 साल के लिए 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वे लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद संभालने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को एक हिंदू ब्राह्मण परिवार कृष्णा देवी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर में हुआ था। वाजपेयी जी के पिता एक स्कूल शिक्षक थे। वाजपेयी जी ने ग्वालियर सरकारी शिशु मंदिर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। सन 1934 में उन्होंने उज्जैन जिले के बड़न नगर में एल्गो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज, जो अब महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में बीए करने के लिए दाखिला लिया। उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए के साथ अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। एक छात्र के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बने। सन 1939 में एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए। 1942 तक वे आरएसएस के एक सक्रिय सदस्य बन गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वाजपेयी जी और उनके बड़े भाई को 24 दिनों के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। 1951 में वाजपेयी जी को आरएसएस द्वारा तत्कालीन नवगठित हिंदू दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के लिए काम करने के लिए चुना गया था। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी जी इकलौते नेता हैं। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उतरे थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार सफलता 1957 में मिली थी।
1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वे चुनाव हार गए। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर सांसदीय सीट से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी जी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में यह व्यक्ति जरूर देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वाजपेयी जी तीसरे लोकसभा चुनाव 1962 में लखनऊ सीट से उतरे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में 1967 में फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद 1967 में ही उपचुनाव हुआ, जहां से वे जीतकर सांसद बने। इसके बाद 1968 में वाजपेयी जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराज माधोक तथा लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव में उतरे और जीतकर सांसद पहुंचे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में 1977 और फिर 1980 के मध्यावधि चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सन 1984 में अटल जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया और उनके खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया, जबकि माधवराव गुना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते थे। सिंधिया से वाजपेयी जी ने 2.25 लाख वोटों से हार गए। इसके बाद वाजपेयी जी 1991 के आम चुनाव में लखनऊ और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव लड़े और दोनों ही जगह से जीते। बाद में उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी। 1996 में हवाला कांड में अपना नाम आने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़े। इस स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ सीट के साथ साथ गांधीनगर से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगहों से जीत हासिल की। इसके बाद वाजपेयी जी ने लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बना ली। वे 1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव लखनऊ सीट से जीतकर सांसद बने। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी और वे मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मामलों के मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया। वे मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी जी को सौंपा गया। इसके बाद जनता पार्टी अनंत कलह के कारण बिखर गई और 1980 में वाजपेयी जी के साथ उनके पुराने दोस्त भी जनता पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। वाजपेयी जी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वे कांग्रेस सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार किए जाने लगे। सन 1994 में कर्नाटक, 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी जब चुनाव जीत गई, इसके बाद पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वाजपेयी जी 1996 से लेकर 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार 15 दिनों में संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करने के चलते गिर गई। 1998 के दोबारा लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज्यादा सीटें मिली और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया और वे फिर प्रधानमंत्री बने। यह सरकार 13 महीनों तक चली, लेकिन बीच में ही जयललिता की पार्टी ने सरकार का साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सरकार गिर गई। सन 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और इस बार वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया।
सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका की नजरों से दूर राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया था। 13 मई 1998 को सभी 5 परमाणु बमों के विस्फोट के बाद भारत ने खुद को पूर्ण परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। 26 साल पहले 11 और 13 मई के बीच भारत ने इतिहास रच दिया जब उसने राजस्थान के पोखरण में 5 बमों के साथ भूमिगत परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की। 11 मई को दोपहर 3:45 पर एक संलयन और 2 विखंडन बमों के विस्फोट के साथ निर्धारित कोड नाम ऑपरेशन शक्ति के तहत परीक्षण शुरू किए गए। 1998 के परीक्षण भारत का पहला परमाणु हथियार परीक्षण नहीं था। पहला सफल परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान राजस्थान के पोखरण में इस्माइल बुद्धा कोड नाम के साथ हुआ था। हालांकि यह भारत को अन्य परमाणु संपन्न राज्यों के साथ एक ही स्तर पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगले 2 दशकों तक कई प्रधानमंत्रियों ने परमाणु अनुसंधान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। सबसे उल्लेखनीय पीवी नरसिम्हा राव थे, लेकिन उन्हें अमेरिकी निगरानी उपग्रहों और प्रतिबंधों के खतरे के आगे झुकना पड़ा। दरअसल 1995 में जब राव ने परमाणु हथियार परीक्षण का आदेश दिया था, तब अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के जासूसी उपग्रहों ने राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में परमाणु परीक्षण की तैयारियों के संकेत मिलने के बाद इसे रद्द करना पड़ा था। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनके प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर तैयारियों को रोकने के लिए भारी दबाव डाला था। सन 1996 में वाजपेयी जी सत्ता में आए और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने के अपने सपने को साकार करने के लिए काम करना शुरू किया। हालांकि 13 दिनों में ही उनकी सरकार गिर जाने के बाद उनकी योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई। 1998 में जब वे सत्ता में वापस लौटे तो उन्होंने तत्कालीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और तत्कालीन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष R चिदंबरम को परमाणु परीक्षणों के लिए मंजूरी दे दी। परीक्षणों के लिए मंजूरी मिलने के बाद भारत ने अमेरिका की नजरों से दूर सावधानी पूर्वक प्रक्रिया की योजना बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि परीक्षणों में शामिल लोगों को पूर्ण गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी और साथ ही उन्हें हर कदम की रिहर्सल और योजना बनाने के लिए 1.5 साल का समय दिया गया था। 11 मई को पोखरण के निवासियों के लिए दिन सामान्य था, लेकिन जोरदार गड़गड़ाहट और जयकारों ने इतिहास की दिशा बदल दी। वाजपेयी जी ने तुरंत नई दिल्ली में रेसकोर्स रोड स्थित अपने आवास से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि भारत ने पोखरण में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। उन्होंने कहा, आज दोपहर के 3:45 पर भारत ने पोखरण रेंज में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। आज किए गए ये परीक्षण एक विखंडन उपकरण, एक कम उपज वाले उपकरण और एक थर्मोन्यूक्लियर उपकरण के साथ किए गए। मापी गई उपज अपेक्षित मूल्यों के अनुरूप है। मापों ने यह भी पुष्टि की है कि वायुमंडल में रेडियोधर्मिता का कोई उत्सर्जन नहीं हुआ है। ये मई 1974 में किए गए प्रयोग की तरह ही सीमित विस्फोट थे। मैं इन सफल परीक्षणों को अंजाम देने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हार्दिक बधाई देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री के रूप में परमाणु परीक्षण के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, भारत पाकिस्तान के संबंधों में सुधार, वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है की अवधारणा को बढ़ावा देना आदि उपलब्धियां हैं। वाजपेयी जी अपनी कुशल वाद विवाद, कविता लिखने और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारतीय राजनीति के कदावर नेता के रूप में जाना जाता था। 2018 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी प्रासंगिक है। अटल बिहारी वाजपेयी एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उनका जीवन सादगी, समर्पण और राष्ट्रवाद को प्रेरणादायक उदाहरण है। 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाली वह अटल आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का गुरुवार 16 अगस्त 2018 को एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। इस वीडियो में वाजपेयी जी के जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करना संभव नहीं है। अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में और अधिक जानना है तो कमेंट में बताएं। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा, जिसमें उनके जीवन के बारे में संपूर्ण जीवनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और योगदानों को समझाने में मददगार लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।